हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना जो कल तक पढ़े थे। पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं। कल हम क्या क्या पढ़े थे। कल हम पढ़े थे सप्लाई अंडर जीएसटी। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के तहत। सब सेक्शन नंबर 7 रिवीजन पहले कर लो। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में कितने क्लाउज थे? क्लाउज नंबर 1 ए, क्लाउज डबल ए, क्लाउज बी और एक क्लाउज सी। 4 क्लाउज था। क्लाउज नंबर 1 किसकी बात कर रहा था जी? जनरल रूल जो हमारा था। जनरल रूल क्या कहता था? सप्लाई कहलाने के लिए, जीएसटी में सप्लाई कहलाने के लिए क्या क्या कंडीशन? 3 कंडीशन फुलफिल होना। एक पहला का कंडीशन क्या? एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ किसका? गुड्स और सर्विसेज। दूसरा कंडीशन क्या था? कंडीशन नंबर 1 हमारा क्या था? एनी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कंडीशन नंबर बी क्या जी? फॉर कंसिडरेशन। कंडीशन नंबर 3 इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये हमारा 3 कंडीशन फुलफिल होगा तो ये क्या कहलाएगा? सप्लाई। क्लाउज नंबर डबल ए क्या कह रहा था? अदर देन द इंडिविजुअल्स, अदर देन द इंडिविजुअल क्या? अदर देन इंडिविजुअल सप्लाई कर रहा था किसको? इट्स मेंबर्स को फॉर कैश और डिफर्ड पेमेंट या वैल्यूएबल आर्टिकल्स। क्लाउज बी क्या कहता था? क्लाउज बी importation of services for considerations।
not course or furtherance of बिजनेस। इसका क्या था? इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। क्लाउज नंबर सी क्या कह रहा था कि जो शेड्यूल नंबर 1 में स्पेसिफाइड है, कोई भी एक्टिविटीज जो शेड्यूल नंबर 1 में स्पेसिफाइड है, विदाउट कंसिडरेशन without consideration in the course or furtherance of the business। in the course or furtherance of बिजनेस। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 7। सब सेक्शंस 1 के 4 क्लाउज थे। सब सेक्शंस कौन, उसके बाद फिर सब सेक्शंस कौन सा था? उसके बाद सब सेक्शन नंबर 7 के सब सेक्शन 1A था। 1A क्या कहता था? स्टडी मटेरियल रखो अपना। वन ए क्या कहता था? कि जो भी सप्लाई, अगर कोई भी सप्लाई हो गया एज पर सेक्शन 7 सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 के हिसाब से उसको या तो सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेंगे या सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेंगे। ये शेड्यूल नंबर 2 में स्पेसिफाइड किया गया। कौन सा शेड्यूल में? शेड्यूल नंबर 2 के हिसाब से स्पेसिफाइड किया गया। फिर हमारा सेक्शन नंबर कौन सा आता है? सेक्शन नंबर 2 आता है। 2 कहता है क्या? सेक्शन नंबर 2 हमारा बताया, सॉरी सब सेक्शन 2 क्या कहा? सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 कोई भी सर्विसेज, कोई भी सप्लाई जो शेड्यूल नंबर 3 में स्पेसिफाइड है, कोई भी एक्टिविटी जो शेड्यूल नंबर 3 में स्पेसिफाइड है उसको हम सप्लाई ही नहीं कहेंगे। कोई भी एक्टिविटी जो शेड्यूल नंबर 3 में स्पेसिफाइड है उसको एक्टिविटी नहीं कहेंगे, उसको सप्लाई नहीं कहेंगे। ना सप्लाई ऑफ द गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। तो सबसेक्शन 2 कहता है ना वो गुड्स कहलाएगा ना सर्विसेज कहलाएगा। सबसेक्शन 1A कहता है कि या तो गुड्स कहलाएगा या फिर द सर्विसेज कहलाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है ना वो गुड्स कहलाएगा ना सर्विसेज कहलाएगा। तो ना कहलाएगा किसके अकॉर्डिंग? एक तो हमारा हो गया शेड्यूल नंबर, कहाँ डिफाइन है एक्टिविटी? शेड्यूल नंबर 3 में, या फिर द या गवर्नमेंट कह दे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल्स, या फिर सबसेक्शन 3 उसके बाद हमारा क्या कहता है कि कोई
सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एबव सेक्शंस, सबसेक्शंस 1 हो, 1A हो या 2 हो, सरकार जब भी चाहे, गवर्नमेंट जब भी चाहे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल किसी भी सप्लाई को या तो उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स समझे या फिर द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहे, या तो किसी को सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेगा, नहीं उसको सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, फिर किसी को सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कह दे बजाय कि सप्लाई ऑफ द गुड्स के। तो ये सबसेक्शंस 3 में ये गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल वो किसी को सप्लाई ऑफ द गुड्स कहेगा या सप्लाई ऑफ द सर्विसेज कहेगा। इतना ही कल हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट बच गया था, ये तो सप्लाई, हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा था, एक कॉन्सेप्ट हमारा था नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस के मतलब सबसे पहले समझो होता क्या है। एक कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी, मान एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एक ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है। इससे एक दीपक नाम का व्यक्ति है, इसको छोड़, ये क्या लिया, इस कंपनी से क्या लिया, इंश्योरेंस लिया। इसके बदले दीपक क्या इसको देगा, प्रीमियम देगा। दीपक इसको क्या देगा, प्रीमियम देगा। कंपनी क्या, जब कोई भी लॉसेस होगा तो उस लॉसेस को ये बियर करेगा कंपनी, और दीपक उससे लॉस क्लेम करेगा, लॉस बियर करेगा कंपनी, बियर करेगा, ये करेगा क्लेम। दीपक जो है लॉसेस क्लेम करेगा, लॉस क्लेम करेगा इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन जब कभी उस इंश्योरेंस पीरियड में लॉस हुआ नहीं दीपक को, तो कंपनी एक क्या निकालती है, पॉलिसी निकालती है क्या, कि जब किसी भी इंश्योरेंस पीरियड में इंश्योर्ड को कोई अगर लॉस नहीं हुआ तो वो नो क्लेम बोनस देती है। मतलब जो आप क्लेम नहीं किए, लॉस क्लेम नहीं किए, उसके कारण जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, मार्जिन हुआ, उसमें से कुछ हिस्सा बोनस के रूप में वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो उसी को बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो समझो पहले, ये नो क्लेम बोनस दिया किसके लिए, किस चीज़ के लिए, ये नो क्लेम जो बोनस है ये दिया किस चीज़ के लिए, ये नो क्लेम बोनस दिया टू रिफ्रेन द from the act of lodging the insurance claim during the previous years। ये जो बोनस देता है कंपनी किसके बदले में दिया, जो हमने क्लेम नहीं लिया, तो जो क्लेम लेने से हमें जो परहेज किया उसके
बदले में जो हमें बोनस दिया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक सप्लाई उसको हम दिए, सर्विसेज दिए कि आपको क्लेम देने से हम रोक दिए। जब हमें लॉस हुआ नहीं तो हम आपसे क्लेम क्लेम किए नहीं, लॉस क्लेम किए नहीं। जब लॉस क्लेम नहीं किए तो आप मुझे क्या दिए, बोनस दिए। बोनस किसके रिगार्डिंग दिए, हम जी आपसे लॉस नहीं क्लेम किए। तो जो लॉस हमने आपसे क्लेम नहीं किया, इसका मतलब आपको क्लेम करने से जो हमने रोका, परहेज किया, वो आपको एक क्या किए, सर्विसेज दिए। तो ये इंडस्ट्री में क्या चल रहा था, ये जो नो क्लेम था, इसको लोग कन्फ्यूजन में था कि ये सर्विस सप्लाई में आएगा या नहीं। तो लॉ मेकर ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि जो नो क्लेम बोनस होता है ये कोई कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। ये कंपनी के इच्छा पर होते हैं कि आपने हमें आप कोई लॉस नहीं क्लेम किए, इसलिए जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा आपको हम एक बोनस के रूप में दे रहे हैं। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम कंसिडरेशंस के पार्ट नहीं मानते हैं। क्या जी, इसको हम कंसिडरेशंस का पार्ट नहीं मानते हैं। तो ध्यान में रखना, नो क्लेम जो बोनस होता है ये कंसिडरेशंस नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है कि इसमें क्या जी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं कहलाता है। नो क्लेम बोनस क्या, कॉन्ट्रैक्चुअल, देखो कहीं बुक में दिएगा, देखो कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशंस, है ना। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कहीं देगा, हाँ, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशंस, इंश्योरेंस पेयर, इंश्योरेंस कंपनी द कस्टमर, यदि क्या होता है, कस्टमर प्रोक्यूर्स इंश्योरेंस पॉलिसी टू इंडेमनीफाई जो लॉसेस होते हैं हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लॉसेस एज पर द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। तो जो नो क्लेम बोनस जो दिया, जो कंपनी जो बोनस दिया, वो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस नहीं होते। उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हमें क्लेम नहीं करने से, उसी प्रॉफिट्स में से हमें कुछ बोनस दे दिया, वो कंसिडरेशंस नहीं कहलाता है, वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। कंसिडरेशन ही नहीं कहलाएगा तो सप्लाई वो ही नहीं कहलाएगा। वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अब हमारा एक टॉपिक है, हमारा टॉपिक है क्या, शेड्यूल नंबर 1। हमारा टॉपिक है आज का शेड्यूल नंबर 1। आज पढ़ेंगे एक्टिविटीज, specified in शेड्यूल नंबर 1। जो शेड्यूल नंबर 1 में एक्टिविटीज है वो विदाउट कंसिडरेशंस, क्या, विदाउट कंसिडरेशंस सप्लाई कहलाता है, सप्लाई कहलाता है। देखो अब लेट से, अब एग्जाम्पल लो, अब लॉ मेकर इंटेंशन समझो, ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल लाने के पीछे रीजन क्या है। पहले एक एग्जाम्पल अब देखो, ये है ठीक, शॉप है किसका, दीपक का,
शॉप है। ठीक, दीपक कुछ सामान खरीद के लाया। कितने का लाया? परचेज किया ये सामान, ये परचेज किया सामान 1,00,000 का, 1,00,000 रुपया का सब सामान लाया। और जब सामान लाया था तो उस पर वो 18,000 का जीएसटी दिया था। 1,18,000 का सामान में क्या, एक फर्नीचर लाया वो अपने दुकान में लगाने के लिए, एक टेबल खरीद के लाया। ठीक है, समझ, एक टेबल लाया। क्या लाया? टेबल खरीद के लाया। 1,18,000 का टेबल खरीद के लाया। ये जो दीपक है अपना बिजनेस कर रहा था, ये लाया कब? मान लेते हैं एक 2024 को ये खरीद के लाया। ठीक, अपना बिजनेस कर रहा था। ये जो 18,000 है, इस 18,000 को वो यूज कर चुका है, आईटीसी ले चुका है। इसका ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड कर चुका है, अवेल्ड कर लिया है। ठीक है, आज जून में ये मान लो ये 30 जून को 2025 को ये जो दीपक क्या किया, इस दीपक का दोस्त एक राम नाम का व्यक्ति था। ये टेबल इसको दे दिया, राम को दे दिया। ठीक, यहाँ जो हमारा सरकार है, गवर्नमेंट है, ये हमारा गवर्नमेंट है। ये सरकार आईटीसी कब देती है? आईटीसी वो देती है कि जब जो सामान आप खरीदे बिजनेस में यूज करेंगे, तब उसको उस सामान का पर जो जीएसटी आप पेमेंट किए उसकी आईटीसी सरकार प्रोवाइड करती है। दीपक ने सामान खरीदा, बताया सरकार को कि सब सरकार इसको हम यूज करेंगे अपने बिजनेस में, इसलिए 18,000 का हम आईटीसी ले रहे हैं। सरकार ने कहा ठीक है जी, अब बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, 18,000 आप आईटीसी ले लीजिए। फ़ायदा ले लिया। जब आईटीसी ले लिया तो इसका कीमत कितना पड़ गया? 1,000 ही गुड्स का कीमत इसको पड़ा। ये क्या किया, 30 जून को यहाँ 30 जून को ये टेबल राम को दे दिया। सरकार ने फिर इस पर ध्यान देखा। सरकार ने दीपक को कहा, सुनो दीपक, तुमको 18,000 का बेनिफिट जो हम दिए थे, इसीलिए दिए थे टेबल पर कि ये टेबल को तुम अपने बिजनेस में यूज करो। तुम तो टेबल राम को ट्रांसफ़र कर दिए। दीपक कहता है हाँ साहब, हमने तो ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस जो ट्रांसफ़र किए हो सप्लाई कहलाएगा? दीपक कहता नहीं साहब, सप्लाई नहीं कहलाएगा। दीपक दिमाग लगाया, दीपक याद किया कौन सा सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लाउज नंबर ए, क्लाउज नंबर ए याद किया, बोला 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ किसका जी, गुड्स का। कंडीशन नंबर 2,
consideration in the course or furtherance of in the course or furtherance of बिजनेस। उसने कहा कि देखिए ये कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है। सरकार को कहा कि देखिए साहब ये कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है, ये भी हो रहा है, हमने बिजनेस में इसको दे दिया है, ये तो फुलफ़िल हो ही नहीं रहा है, ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो ये सप्लाई नहीं कहलाएगा। सरकार कहती है कि हम तो तुमको आईटीसी का बेनिफिट दिए थे कि ये जो तुम टेबल खरीदे हो, ये जो तुमने टेबल खरीदे हो, इस टेबल को तुम यूज करो बिजनेस में। तुमने तो धोखा दिया, तुम तो ट्रांसफ़र कर दिए, तुम फ़ायदा उठा लिए। तब सरकार इसी चीज़ को रोकने के लिए लोग इस तरह से ना करें, तो एक शेड्यूल नंबर 1 में एक एक्टिविटी को डिफाइन किया। कौन सा एक्टिविटी? कौन सा एक्टिविटी है? एक्टिविटी नंबर 1 पहला देखो क्या हो रहा है। दीपक राम को क्या टेबल, दीपक राम को क्या कर रहा है? टेबल ट्रांसफ़र कर रहा है। ट्रांसफ़र कब के लिए जी? परमानेंट ट्रांसफ़र। परमानेंट ट्रांसफ़र किस चीज़ का कर रहा है जी? परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स। देखो परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स वही ना है, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स, ठीक। on which ITC upheld। का सरकार लिख दिया कि कोई भी बिजनेस एसेट्स जिसको आप परमानेंट ट्रांसफ़र करेंगे, जिस पर आप ITC अवेल्ड कर चुके हैं, वो विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। दीपक जो ये फ्रॉड कर रहा था, सरकार को ये जो 18,000 का GST का फ़ायदा उन्होंने ले लिया, सरकार तो उससे फ़ायदा दिया कि तो वो सरकार तो इस सोच के फ़ायदा दिया कि वो जो टेबल ख़रीदा है वो अपने बिजनेस में यूज करेगा, अपने धंधे में यूज करेगा, लेकिन उस टेबल को उन्होंने क्या किया था? राम को ट्रांसफ़र कर दिया। यही जो दीपक फ्रॉड कर रहा था, जो घपलेबाजी कर रहा था, सरकार को धोखा दे रहा था, इसी धोखे से बचने के लिए सरकार ने शेड्यूल नंबर 1 में एक्टिविटी डाला कि जब परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स आप करेंगे, जिसका आप ITC ले चुके हैं, मतलब जिसका फ़ायदा जिस पर ITC का बेनिफिट आप ले लिए, तो उसको साहब हम बिना पैसे का भी सप्लाई मानेंगे, विदाउट कंसिडरेशन भी इसको हम सप्लाई मानेंगे। जब सप्लाई हो जाएगा तब इस पर भी तो GST चार्ज लगेगा। जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, उसकी वैल्यू, इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, इस पर किस टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, किस टैक्सेबल वैल्यू पर GST लगेगा, इसको सप्लाई तो मानेंगे। जब सप्लाई हो जाएगा तो इस पर GST लगेगा। तो इसी फ्रॉड को बचाने के लिए पहला नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1 के तहत पहला एक्टिविटी कौन सा है? परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC अवेल्ड। समझ में आ गया? देखो
हमारा है परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। समझे? देखो क्या कहता है, देयर मस्ट बी डिस्पोजल और बिजनेस एसेट्स का है, परमानेंट ट्रांसफ़र और आईटीसी अवेल्ड। जो ये दीपक फ्रॉड कर रहा था उसी को बचाने के लिए सरकार लाया। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात देख लो, देखो अगर मान लो जो बिजनेस एसेट्स है जिस पर आईटीसी सरकार नहीं देता है, मान जो वो जो जीएसटी का आईटीसी का बेनिफिट सरकार नहीं देता, तो फिर काहे को सप्लाई? सरकार जो आईटीसी का जो फ़ायदा आप ले चुके हैं उसी फ़ायदा को जो आईटीसी का फ़ायदा आप जो ले चुके हैं और उस फ़ायदा लेकर जो आप गलत तरीका अपना रहे हैं जीएसटी में, उसी को रोकने के लिए तो शेड्यूल नंबर 1 लगी थी, एक्टिविटी डाला है शेड्यूल नंबर 1 में। तो जब आप फ़ायदा लिए ही नहीं हैं तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। तो इसका इंटेंशन क्या था कि जो आईटीसी का बेनिफिट ले चुके हैं उस एसेट्स को सप्लाई मानेगा विदाउट कंसिडरेशंस। जब जिस पर एलिजिबल है आईटीसी लेकिन आप आईटीसी ही नहीं लिए, जब बेनिफिट ही नहीं लिए, तो उस बेनिफिट को रोकने के लिए आप फ़ायदा ले लिए और उसको सरकार को पैसा सप्लाई नहीं अथी कर रहे हैं। तो ये भी आईटीसी जब अवेल नहीं करेगा तो वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर नहीं होगा, मतलब विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। जब अब आईटीसी का बेनिफिट ले लिए तब आप कवर हो जाएंगे शेड्यूल नंबर 1 में, और बिना कंसिडरेशन के भी आपको सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि अब तो फ़ायदा उठा लिए हैं, तो भी पैसा नहीं भी दिए हैं तब भी सरकार मान लेगा कि अब साहब पैसा ये सप्लाई है, उस पर जीएसटी लग गया, क्योंकि आप तो पहले फ़ायदा उठा चुके हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एक ध्रुव क्या किया, ओल्ड लैपटॉप्स जो बिजनेस में यूज कर रहा था अपने फ्रेंड को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका आईटीसी वो ले चुका था, मतलब सपोज 1 लाख का उसका लैपटॉप था, 18% जीएसटी दिया होगा, 1,18,000 वो भी दे दिया। ये 18,000 का ये आईटीसी ले लिया तो उसको एक्चुअल कॉस्ट तो 1 लाख ही पड़ा। तो सरकार को ये दुकानदार को 18,000 दिया और सरकार से फिर 18,000 ले लिया। समझो सीधा 18,000 दुकानदार को दिया टैक्स के रूप में कि सरकार को वो जमा कर देगी, लेकिन फिर से वो सरकार से 18,000 रुपये ले लिया आईटीसी के रूप में। तो सरकार को जब आप आईटीसी ले लिए तो और फिर सरकार ये बेनिफिट क्यों दिया कि इस चीज़ को आप बिज़नेस में यूज करेंगे, और बिज़नेस में यूज ना करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अब दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए, तब तो फिर आप सरकार को धोखा दे रहे थे। जब सरकार कहते कि बिना कंसिडरेशन के भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रांसफ़र कर दिए, तब इसको हम सप्लाई मानेंगे। जब कंसिडरेशन किए तब तो फिर नॉर्मल रूल के तहत वो सप्लाई कहलाएगा। से ए डीलर ऑफ द एयर कंडीशनर्स परमानेंटली ट्रांसफ़र द मोटर व्हीकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई डीलर है परमानेंटली व्हीकल ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसका आईटीसी वो ले चुका है, लेकिन क्या है जी आईटीसी उस पर ब्लॉक है, बेनिफिट लिया ही नहीं साहब, तो बिना कंसिडरेशन को उसको सप्लाई क्यों है? सरकार से जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, अननेसेसरी जो बेनिफिट ले रहा था, उसको रोकने के लिए ना विदाउट कंसिडरेशन को भी सरकार सप्लाई में लाया है। जो बेनिफिट उठा लिया आईटीसी का उसके लिए, जब आईटीसी लिया ही नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक एक्टिविटी ये था शेड्यूल नंबर 1 के। दूसरा एक्टिविटी क्या है शेड्यूल नंबर में जो 3-4 एक्टिविटी बताया गया है। दूसरा एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी तो बिजनेस एसेट्स, जिस पर आईटीसी ले चुके हैं। पहले सीधा से बिजनेस एसेट्स की बात करता है। हाँ, बिजनेस एसेट्स जिसका फ़ायदा हम ले चुके हैं, फ़ायदा नहीं लेंगे
वो नहीं आएगा, कवर होगा, जिसका फ़ायदा ले चुका। फ़ायदा किसी रूप में, आईटीसी के रूप में। दूसरा क्या कहता है, सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। अब रिलेटेड पर्सन्स समझ लो क्या है, अब क्या है यह एग्जाम्पल, ये इसका समझो, इसका कॉन्सेप्ट इंटेंशन समझो। यहाँ जो दीपक है, दीपक क्या किया, अपने शॉप में सामान लाया, एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप, ये अपने किसी रिलेटिव को, रिलेटेड पर्सन में जो रिलेटिव हो उसको अपना बिना पैसे की ये गिफ्ट में दे दिया। क्या कीजिए, गिफ्ट में दे दिया। कब, अपने बिजनेस, इसका दुकान है, ठीक, दुकान में अपना लैपटॉप लाया बेचने के लिए लाया, लेकिन ये लैपटॉप अपने रिलेटिव को फ्री में दे दिया। सरकार कहता है, गवर्नमेंट कहती है, हमारे लॉ में कहता है, सब आप जो लैपटॉप लाए बिजनेस में यूज करने के लिए लाए थे, इसको बेचने के लिए, या आप फ्री में दे रहे हैं। सरकार का तो यहाँ पर था कि ये जैसे ही लैपटॉप ये बेचेगा कस्टमर को, दीपक हमें को टैक्स देगा। सरकार का इंटेंशन था कि टैक्स लेना। बिजनेस, जहाँ बिजनेस में कोई भी सप्लाई होगा तो सरकार का सोच जाती है कि जब भी बिजनेस में सप्लाई होगा तो उससे टैक्स रिसीव करेंगे। तो जो सरकार यहाँ सोच के बैठी है कि इस लैपटॉप पर हम टैक्स लेंगे, जब भी दीपक अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स को ये बेचेगा लैपटॉप, दीपक ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने रिलेटिव को दे दिया। सरकार कहती है, ओहो, यदि ये रिलेटिव आज से फ्री में ले लिया है दीपक से, यदि दीपक इसको फ्री में नहीं देता, रिलेटिव को दीपक फ्री में लैपटॉप नहीं देता, ये मार्केट जाता तो मार्केट से लैपटॉप खरीद के लाता, तब लैपटॉप खरीद के लाता, तब ये जीएसटी पेमेंट करता, तब तो हमें जीएसटी आता। ये क्या किया है, ये मैनिपुलेट कर रहा है हमें। सरकार कहती है कि ये हमें धोखा दे रहा है। दीपक अपने बिजनेस में खरीद लिया है लैपटॉप और फ्री में विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है, ताकि जनरल रूल अप्लाई करके इसमें ये कंसिडरेशन नहीं होगा तो ये सप्लाई नहीं कराएगा और जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए सरकार कहा कि नहीं साहब, ये धोखा है। जब अभी इसको बिजनेस के लिए आप ले आए तो बिना पैसा के भी रिलेटिव के दे रहे हैं ना, तो उसको हम कंसिडरेशंस मानेंगे, और विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई कहलाएगा। एक है क्या, रिलेटेड पर्सन के केसेस में समझिए। रिलेटेड पर्सन होता क्या है, जैसे persons including the legal persons are deemed as related person if such persons ऑफिसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशंस है, थर्ड पार्टी जो है जो कंट्रोल करके 25% या उससे ज़्यादा का वोटिंग स्टॉक्स या शेयर्स होल्ड करके रखा हो, थर्ड पर्सन को जो डायरेक्टली कंट्रोल, एक थर्ड पर्सन हो जो दोनों को कंट्रोल करता हो, या फिर जैसे एक ही फैमिली मेम्बर्स को हो, ये सब क्या कहते हैं, एक रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं। अच्छा, एक क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स। डिस्टिंक्ट पर्सन समझो आप क्या है, इसमें एक डिस्टिंक्ट पर्सन्स, डिस्टिंक्ट पर्सन्स जैसे क्या हुआ, दीपक कहाँ का है, एक इसका बिजनेस है कहाँ, पटना में, और दूसरा बिजनेस एक कहाँ है, लखनऊ में, ठीक। तो जब पटना में है तो ये क्या करता है, एक जीएसटी लेता है बिहार का, एक यहाँ जीएसटी ले आइए, जीएसटी नंबर लिया, ठीक, कहाँ में, बिहार का,
दीपक जब का बिजनेस एक लखनऊ में है तो एक यूपी का जीएसटी नंबर लेगा, ये यूपी का। तो ये जीएसटी और ये जीएसटी एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन्स। एक ही पैन पर, दीपक का पैन तो एक होगा, सेम पैन पर जो एक से ज़्यादा जो जीएसटी लिया होगा, तो एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा, वो डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहलाएगा। फिर से समझो, जैसे दीपक का एक बिजनेस, ये दीपक है, एक बिजनेस इसका कहाँ, एक बिजनेस इसका पटना में है, एक बिजनेस इसका लखनऊ में है। ठीक, पटना के लिए ये जीएसटी नंबर कहाँ से, बिहार से लिया, बिहार का जीएसटी। लखनऊ के लिए ये जीएसटी यूपी का लिया, जीएसटी IN। तो पटना ब्रांच के लिए लखनऊ जो ब्रांच होगा, ये क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट। ये क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तो ये भी कहलाता है कि कोई भी जो सप्लाई होगा डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में, विदाउट कंसिडरेशंस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस दैट कंस्टिट्यूट अ सप्लाई एज पर द शेड्यूल नंबर 1। यहाँ बिना कंसिडर, अगर पटना ब्रांच से फ्री ऑफ कॉस्ट में लखनऊ ब्रांच ट्रांसफ़र करता है, तो इसको भी क्या करेंगे, मानेंगे हम सप्लाई मानेंगे। जैसे फिर समझो, यहाँ दीपक है, दीपक पटना में जीएसटी लिया था, सॉरी जीएसटी बिहार का, और इसका एक लखनऊ में ब्रांच है, लखनऊ में ब्रांच है। ये क्या किया, सामान इस ब्रांच से इस ब्रांच में, कोई कस्टमर सपोज यहाँ का इसका कोई यूपी का कस्टमर हो, ये अपने पटना ब्रांच से अपने सामान को लखनऊ ब्रांचेस में ट्रांसफ़र कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है, पटना से जो सामान उठ के जो लखनऊ जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा सप्लाई कहलाएगा। सॉरी, ये हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई। अब यहाँ चलो, एक हमारा, अब मान लो सपोज दीपक का ये पटना में है, एक जगह बिजनेस है, एक जगह पटना में, और दूसरा एक ब्रांच ये पटना में है एक जगह और। ठीक है, ये बोरिंग रोड में है, ये कंकड़ बाग में है। जीएसटी दोनों का सेम ही है,
एक जीएसटी है, स्टॉक यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, जब सेम जीएसटी, एक ही जीएसटी है दोनों ब्रांच का, तो इसको क्या मानेंगे, एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। सप्लाई कब मानेंगे, जब दो जीएसटी हो, सेम पेन पर दो जीएसटी हो और बिना कंसिडरेशन का भी सप्लाई हो रहा है, तो उसको भी हम सप्लाई मानेंगे। यहाँ जीएसटी एक है तो ये सप्लाई में कवर नहीं होगा। दो जीएसटी होना चाहिए सप्लाई होने के लिए, दो जीएसटी होना चाहिए। स्टॉक ट्रांसफ़र, जैसे देखो रघुवीर फैब्रिक्स ट्रांसफ़र 1000 शर्ट्स फ्रॉम हिज द फैक्ट्री located in Lucknow to his retail showroom in Delhi so that the same can be sold from there. The factory and retail showroom fabrics are registered in the states where they are located. Although no consideration is charged of the goods. फैक्ट्री लखनऊ, अपने लखनऊ के ब्रांच से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर रहा है। दोनों के लिए अलग अलग जीएसटी है। लखनऊ के लिए यूपी का, एक दिल्ली का जीएसटी है। बिना कंसिडरेशन के भी अगर सप्लाई कर रहा है तो ये क्या कर रहेगा, ये सप्लाई कर रहा है, क्योंकि जो लखनऊ का ब्रांच और दिल्ली का ब्रांच है ये क्या एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहलाएगा। तो जो भी सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन्स, वो क्या कहलाता है जी, सप्लाई कहलाता है। ये हमारा दूसरा एक्टिविटी हो गया। सिंगल रजिस्ट्रेशन, जब सिंगल रजिस्ट्रेशन हो, एक जीएसटी हो, तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगा। इसमें और क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के केसेस। देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय सर्विसेज देता है, जो एम्प्लॉय सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। जैसे तुम सैलरी कहीं से लोगे, काम करोगे तो सैलरी मिलेगा, तो सैलरी पर तुमको जीएसटी तो चार्ज नहीं करते हो। तो जो एम्प्लॉय सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को, तो वो सर्विसेज नहीं कहलाता, वो सर्विसेज, वो सप्लाई नहीं कहलाता है, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन यदि अगर क्या हुआ, कभी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट में कुछ सामान दे दिया, गुड्स दे दिया फ्री में, तो लॉ मेकर ने कहा कि जो आप सामान दोगे, गिफ्ट्स दोगे, वो उसको हम सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसिडरेशन। फ्री में भी आप कोई गुड्स दे दिए, उसको हम सप्लाई मानेंगे। लेकिन लॉ मेकर्स ने एक एक्सेप्शंस क्या दे दिया इसमें, कि आप पूरे साल में आप 50,000 तक सामान बेच दोगे, कितने तक, पूरे साल में 50,000 तक दोगे, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो गिफ्ट आप 50,000 से ज़्यादा आप दे देते हो अपने एम्प्लॉय को, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। हाँ, यदि कोई परक्यूसाइड्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो परक्यूसाइड्स क्यों देता है जी, कि वो एम्प्लॉय जो सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को देता है उसके रिगार्ड्स में वो कुछ परक्यूसाइड्स देता है। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, वो तो एग्जेम्प्ट है। तो जो परक्यूसाइड्स देगा उस वो नहीं कहलाएगा सप्लाई में। एक तीसरा एक्टिविटी क्या है जी, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में। इस केसेस में खाली क्या है जी, गुड्स की बात करता है, गुड्स की बात। किसका बात करता है, गुड्स की। जैसे देखो, बस एग्जांपल समझो, बहुत आसानी से समझ जाओगे। ये मानो क्या है जी, ये एक दीपक है। दीपक क्या किया, इसका एक राम नाम का एजेंट है। ये हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया एजेंट। ये क्या है, एजेंट है। होता क्या है, अब कैसे समझो। दीपक कुछ सामान क्या किया, बेचा किसको, गुड्डू को।
किसके माध्यम से? दीपक राम को बोला, जो दीपक है राम को बोला कि कुछ जो सामान है, गुड्स को मार्केट में बेच दो। इसने बेच दिया किसको? गुड्डू को। राम क्या करता है? पहला केस क्या होता है, जो इनवॉइस बना, गुड्डू खुद, दीपक खुद इनवॉइस बनाया किसके नाम से? गुड्डू के नाम से। दीपक राम को बोला, एजेंट को, कि भाई देखो ये हमारे पास सामान है, कुछ ये जो गुड्स बचा हुआ है, इस गुड्स को तुम मार्केट में बेच दो। गुड्डू नाम के एक कस्टमर मिला, उसको सामान ले जाके वो बेचा। जो टैक्स इनवॉइस बना, दीपक ने टैक्स इनवॉइस बनाया। कौन बनाया? दीपक बनाया टैक्स इनवॉइस। और टैक्स इनवॉइस दिया किसको? ये डायरेक्टली दे दिया, गुड्डू को टैक्स इनवॉइस दिया। इसमें इसका रोल क्या रहा? राम का बस एक एजेंट का सर्विसेज प्रोवाइड किया, एजेंट का सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो इसमें जो एक सप्लाई क्या हो गया? दीपक सप्लाई किया गुड्डू को, सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय द दीपक टू गुड्डू, एक सप्लाई हो गया। और एक हो गया सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, राम सप्लाई किया दीपक को एजेंट का सर्विसेज। तो ये तो सिंपल हो गया कि जनरल रूल के तहत जो दीपक गुड्डू को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इनवॉइस दीपक बना के दे रहा है, बेचा तो राम, लेकिन इनवॉइस किसके नाम से बन रहा है जी? दीपक के नाम से। दीपक बना के दे रहा है इनवॉइस। कौन दे रहा है बना के? दीपक बना के दे रहा है। दीपक अपने नाम से इनवॉइस दे रहा है। दीपक किसके नाम से? अपने नाम से दीपक इनवॉइस बना के दे रहा है। जब दीपक अपने नाम से इनवॉइस ये दिया तो डायरेक्टली सेल इसके दो, ये दीपक तो गुड्डू कहलाया। तो ये हमारा सप्लाई हो गया, सप्लाई ऑफ द गुड्स, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल, एक सेल भी हो रहा है, गुड्स का हो रहा है, कंसिडरेशन भी है, पैसा दिया भी, इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस भी है, ठीक, ये कहलाया। लेकिन इसी केसेस में क्या हो जाए, जो बिल इनवॉइस बना, ये जो राम है, राम ने क्या किया? इनवॉइस बना के दिया। क्या दिया जी? टैक्स इनवॉइस अपने नाम से बना दिया। टैक्स इनवॉइस अपने नाम, दीपक के बिहाफ में अपने नाम से राम टैक्स इनवॉइस गुड्डू को दे दिया। सरकार ने देखना शुरू किया, ये क्या हुआ? सामान खरीदा दीपक, राम ने बेचा उसको, टैक्स इनवॉइस अपने नाम से बनाया। इस सामान पर फायदा तो दीपक उठा रहा होगा, उठाया होगा पहले इसका आईटीसी का। तब सरकार ने कहता है, हमारे लॉ मेकर ने कहा कि साहब ये जो आप बिल बना के भेजे, जो राम ने टैक्स इनवॉइसेस बना के दिया है गुड्डू को, ये तो ठीक है, मान लिए, चलिए इसको भी हम सप्लाई मान लेते हैं। लेकिन दीपक बाबू जो फ़ायदा उठाए हैं, तो दीपक जो राम को ट्रांसफ़र किया है उसको भी हम सप्लाई मानेंगे, चाहे वो कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन नहीं हो। तो ये शेड्यूल नंबर 1 में इसको भी एक थर्ड एक्टिविटी के रूप में रखा गया कि जब प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करेगा without considerations in the course or furtherance of the business, that constitute a supplies। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? सप्लाई कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? ये जो दीपक राम को सामान दिया, इसको भी क्या हम कहेंगे? विदाउट कंसिडरेशन भी इसको हम सप्लाई कहेंगे। अच्छा, ये तो हमारा सप्लाई हो गया। अच्छा, इसका दूसरा एक केस और मानते हैं।
ये दीपक, एक चीज, एक और मानो, इसका एजेंट कौन है? राम है। दीपक राम को बोला कि मार्केट में जाओ और एक सामान खरीद कर ले आओ, दुकान के लिए सामान खरीद कर ले आओ। दीपक गया, सॉरी राम गया, सामान डायरेक्ट सप्लायर को बोला कि भाई दीपक के तुम दे दो। इन्होंने खाली बोल दिया, इसको बोला, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसको सेल किया। इनवॉइस, जो सप्लायर इनवॉइस बनाया किसके नाम से? डायरेक्टली दीपक के नाम से बना दिया। जब इनवॉइस सप्लायर दीपक के नाम से बनाया तो ये डायरेक्टली सप्लायर के द्वारा जो सप्लाई किया गया, मान लेते सप्लायर का नाम यहाँ पर हम गुड्डू रख देते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? गुड्डू है। तो गुड्डू जो दीपक को सप्लाई किया, इनवॉइस बना के दिया दीपक को, वो डायरेक्टली सप्लाइड मेड बाय द गुड्डू टू दीपक कहलाएगा, किसका? सप्लाई ऑफ द गुड्स। और राम सप्लाई ऑफ द सर्विसेज दे रहा है किसको? एज एजेंट का, दीपक को। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जनरल क्लाउज के तहत ये सप्लाई कहलाएगा, क्योंकि वो सप्लाई का फॉर्म्स भी है, गुड्स भी है, कंसिडरेशन भी है, पैसे भी दे रहा है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है। लेकिन यदि टैक्स इनवॉइस राम के नाम पर बना दिए, उसके दीपक के बिहाफ में सामान तो ले ये राम, लेकिन टैक्स इनवॉइस बन जाए राम के नाम पर, तब तो फिर सरकार को ये सोचेगा कि ये जो सामान खरीद रहा है दीपक, सामान को यूज करेगा दीपक, यूज कौन करेगा? दीपक। टैक्स इनवॉइस बन गया किसके नाम पर? राम के नाम पर। जीएसटी में जो कंज्यूम करता है, जीएसटी बॉन्ड भी तो वही करेगा, सामान कंज्यूम करेगा दीपक, टैक्स इनवॉइस पड़ गया राम के नाम पर, तो टैक्स तो यहाँ पर देना पड़ रहा है राम को, तो टैक्स तो यहाँ राम को बियर करना पड़ रहा है। तो सरकार कहा कि नहीं, जब कंज्यूम करेगा दीपक, क्योंकि यहाँ पर राम जो खरीद गुड्स ला रहा है दीपक के बिहाफ में ला रहा है, तो कंज्यूम करेगा दीपक कंज्यूम करेगा, तो टैक्स भी बॉन्ड कौन करेगा? जीएसटी बॉन्ड कौन करेगा? दीपक। तो लॉ मेकर ने कहा कि जब जीएसटी एजेंट के नाम पर बन जाएगी, जब जीएसटी एजेंट के नाम पर बनेगी, तो राम एजेंट जो प्रिंसिपल को सप्लाई किया, वो सामान तो लाएगा उसके बिहाफ में, फिर उसको देगा, उसको भी हम क्या मानेंगे? सप्लाई मान लेंगे। जब सप्लाई उसको मान लेंगे तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, तो जब जीएसटी लग जाएगा तो पूरा जीएसटी दीपक को बॉन्ड करना पड़ेगा। तो इस केसेस में इतना ध्यान में रखो कि जब प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल, किसके? खाली सप्लाई ऑफ द गुड्स की बात करता है ये एक्टिविटी नंबर 3, खाली बात करता है सप्लाई ऑफ द गुड्स की। सप्लाई ऑफ द गुड्स होता है प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर द एजेंट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल। लेकिन इनवॉइस अगर एजेंट के नाम पर बन रहा है तब ये कवर होगा शेड्यूल नंबर 1 में। जब डायरेक्टली इनवॉइस अगर प्रिंसिपल के नाम पर बनेगा तो वो जनरल रूल के तहत सेक्शन नंबर सब सेक्शन 1 के तहत वो कवर हो जाएगा सप्लाई। लेकिन वो तब वो सप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली सप्लायर और इसके बीच में, मतलब प्रिंसिपल और सप्लायर और प्रिंसिपल और वायर के बीच में। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल और एजेंट का जो के बीच में जो सप्लाई होगा वो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होगा जब इनवॉइसेस एजेंट के नाम पर जनरेट होगा। जब प्रिंसिपल एजेंट को दो या फिर एजेंट प्रिंसिपल को दे, जब इनवॉइस अरेंज हो जाएगा एजेंट के नाम पर तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी वो सप्लाई कहलाएगा। इसमें एक आता है हमारा डेल क्रेडर एजेंट का एक कॉन्सेप्ट। कौन सा है कॉन्सेप्ट? डेल क्रेडर कॉन्सेप्ट।
ये डेल क्रेडर एजेंट, देखो ये क्या है, क्या है ये डेल क्रेडर एजेंट, डेल क्रेडर डेल क्रेडर एजेंट। अच्छा ये समझो पहले होता है एजेंट का, डेल क्रेडिट एजेंट का मतलब कुछ मतलब तो होता क्या है, कभी कभी जैसे कोई एक सप्लायर हुआ, एक एजेंट को मार्केट में सुना किसको, जिस एजेंट को चुना उस सामान को क्या चाहिए, सेल करने के लिए, सेल करने के लिए एजेंट होता क्या है, कभी कभी करता क्या है, सप्लायर से सामान उसको क्या करता है, एजेंट सप्लायर को एक गारंटी देता है कि देखो ये जो बायर है आपको 30 दिन में पैसा दिया तो ठीक, नहीं देगा तो 30 दिन में हम पैसा दे देंगे। ये गारंटी देता है कंसिडरेशंस का, कि सप्लायर को ये गारंटी करता है कि देखो साहब अगर बायर 30 दिन में पैसा दे दिया तो ठीक, अगर नहीं 30 दिन में दिया तो पैसा हम देंगे, उससे हमको क्या लेना होगा न लेना होगा हम समझेंगे, आपको हम 30 डेज के अंदर में पैसा हम दे देंगे। तो जो गारंटी लेता है उसी को क्या बोलते हैं, डेल क्रेडर एजेंट। देखो अपना डीसीए फैक्ट क्या डिस्टिंक्शन, नॉर्मल एजेंट और डीसीए में क्या फैक्टर है, गारंटी द पेमेंट टू द सप्लायर, जो गारंटी लेता है कि नहीं सब आपको हम दे देंगे इतने अंदर में, हाँ उसके लिए वो बायर से वो क्या कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। और नॉर्मली मार्केट का प्रैक्टिस क्या है कि जो नॉर्मल एजेंट होता है, डेल क्रेडर एजेंट होता है, डेल क्रेडर एजेंट ज़्यादा कमीशन लेता है, इसलिए क्योंकि वो गारंटी देता है कि 30 दिन या 60 दिन या 15 दिन में आपको या 10 दिन में पैसा देने का गारंटी लेता है। जो जनरल एजेंट होता है वो गारंटी नहीं लेता, वो कहता है कि रिसिपिएंट पैसा देगा, बायर पैसा देगा तब आपको देंगे। तो सेम रूल भी है डेल क्रेडर एजेंट के लिए भी, जिस तरह से एजेंट पर लगता है प्रिंसिपल डेल क्रेडर एजेंट को, अगर प्रिंसिपल डेल क्रेडर एजेंट को सप्लाई करता है के बीच में होता है या फिर डेल क्रेडर प्रिंसिपल के बीच में होता है और इनवॉइस जनरेट होता है डेल क्रेडर एजेंट के नाम पर, तब जो प्रिंसिपल और डेल क्रेडर एजेंट और एजेंट और डेल क्रेडर एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो सप्लाई होता है विदाउट ए कंसिडरेशन, उसको भी हम सप्लाई माने एजेंट और डेल क्रेडर एजेंट दोनों को एक ही तरह समझेंगे, बस खाली डिफरेंस क्या है, डेल क्रेडर जहाँ पर वो गारंटी देता है। अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट डेल क्रेडर में सीख लो, एक नया कॉन्सेप्ट इसका है, बस समझ लो तुरंत, एक एग्जांपल से समझ जाओगे। जैसे क्या ये दीपक नाम का एक प्रिंसिपल है, सीधा समझो ये नाम से, ये क्या, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा डेल क्रेडर एजेंट है, ठीक है। ये क्या जी, ये बायर है, प्रिंसिपल डेल क्रेडर एजेंट को सामान बोला इसको बायर को बेचने के लिए, प्रिंसिपल ने क्या किया, ये पैसा सामान लिया इसको डायरेक्टली बेच दिया। टैक्स इनवॉइस कौन बनाया, टैक्स इनवॉइस बनाया कौन, प्रिंसिपल के नाम से, प्रिंसिपल अपने नाम से टैक्स इनवॉइस को बनाया। एजेंट का यहाँ कोई रूल ना हुआ, बस इसका काम था ये कि बस इंडिपेंडेंट कि इसको सामान को बस इसको एक बायर ढूंढो, सामान यहाँ से उठाओ और उसको भिजवा दो, प्रिंसिपल अपना टैक्स इनवॉइस बना कर डायरेक्टली अपना बायर को देगा।
डील क्रेडर इसको इसको गारंटी दिया था कितने, सपोज 30 दिनों का, कि 30 दिनों में अंदर में अब पेमेंट आपको मिल जाएगा, अगर पेमेंट नहीं देता तो हम आपको देंगे। डील क्रेडर वायर को बोला कि देखो तू 30 दिन में दे देगा पेमेंट तो ठीक है, नहीं देगा तो हम आपसे 2% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट के तौर पर, कमीशन के तौर पर, ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पर। भाई बोला ठीक है, अगर 30 दिन में होगा पैसा हम दे देंगे, नहीं होगा तो 2% हमसे ले लेना। एक तो केस हो गया कि अगर 30 दिन के अंदर में दे देता है, 30 दिन के अंदर में देता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 30 दिनों के अंदर में नहीं दे पाता है, अगर 30 दिन के अंदर में पैसा नहीं दे पाता है, सपोज 1,000 का सामान था, ठीक, तो डील क्रेडर एजेंट प्रिंसिपल को तो 1,000 रुपया निकाल के दे देगा अपने पैकेट से, बायर से वो कितना लेगा, 1,000 प्लस 1,020 रुपया, 2% इंटरेस्ट लेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो प्रिंसिपल जो सप्लाई किया बायर को, तो अपने टैक्स इनवॉइस में जो टैक्सेबल वैल्यू दिखाएगा 1,000 दिखाएगा या 1,020 दिखाएगा, कीमत तो 1,000 का था। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जब ये प्रिंसिपल अपने नाम से इनवॉइस बना के दिया बायर को डायरेक्टली, डील क्रेडर एजेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इनवॉइसेस में, तो उसका एक इंडिपेंडेंट सर्विस है, वो अपना एक सेपरेट उससे इंटरेस्ट कमाया और उसको एक सप्लाई ऑफ द सर्विसेज माना जाएगा कि उसको एक्स्ट्रा टाइम का वो सर्विसेज प्रोवाइड किया, उसके बदले में उसको कुछ कंसिडरेशंस मिला इंटरेस्ट के तौर पर, वो एक सेपरेट उसका सप्लाई होगा, वो एक इंडिपेंडेंट हो गया। प्रिंसिपल का जो वैल्यू होगा 1,000 ही होगा, अपने टैक्स इनवॉइस में उस टैक्सेबल वैल्यू गुड्स का 1,000 ही रखेगा। लेकिन जब टैक्स इनवॉइस डील क्रेडर के नाम से रेज होगा, डील क्रेडर एजेंट के नाम से होगा, डील क्रेडर एजेंट अपने नाम से टैक्स इनवॉइस से बनाता है, तब ये जो 20 रुपया आया, ये जो इंटरेस्ट 20 रुपया उसको आया, ये इसी का पार्ट है ना, उसी गुड्स का पार्ट बन जाएगा, उसी सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तब वहाँ पर जो इसके वैल्यू में आएगा, टैक्सेबल वैल्यू में 1,020 आएगा। सीधा से समझो, जब सप्लायर वायर को ट्रांसफ़र करेगा डायरेक्टली टैक्स इनवॉइसेस अपने नाम से, जब प्रिंसिपल वायर को टैक्स इनवॉइसेस अपने नाम से दे रहा है डायरेक्टली, तो जो इंटरेस्ट लिया डील क्रेडर एजेंट, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है बीच में, तो प्रिंसिपल अपना अमाउंट 1,000 के 1,000 रखेगा। लेकिन जब डील क्रेडर एजेंट खुद से बनाएगा अपने नाम, प्रिंसिपल के बिहाफ में अपने नाम से टैक्सेस इनवॉइस वायर को देने जाएगा, तो उससे इंटरेस्ट भी लेगा और ये भी पैसा लेगा। तो जो पैसा डील क्रेडर एजेंट जितना लेगा उतना के अमाउंट का वो टैक्स इनवॉइस। फिर से समझो, प्रिंसिपल कितना लेगा पैसा, जब प्रिंसिपल टैक्स इनवॉइस बनाएगा तो वो जाएगा बायर से पैसा मांगने, बायर को बोलेगा लाओ पैसा, बायर इसको कितना देगा 1,000, बायर इसको देगा कितना 1,000 रुपया देगा, 20 रुपया तो इसको देगा वो डीए को, इससे कोई मतलब नहीं है, 1,000 देगा, टैक्स इनवॉइस देने जाएगा 1,000 लेके आएगा। लेकिन डील क्रेडर एजेंट जब अपने नाम से टैक्स इनवॉइस देने जाएगा तो कहेगा देखो 1,000 तो गुड्स वाला, अब 20 रुपया मिला ये, मैंने 1,020, तो टोटल जब 1,020 लेगा तो अब टैक्स इनवॉइस 1,020 का बना देगा, सीधा सा बस। हमारा डील क्रेडर एजेंट का हो गया। फोर्थ का एक और है, एक फोर्थ नंबर,
हमारा नंबर 4 रखा गया एक्टिविटी चौथा, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। जब कोई भी अपने रिलेटेड पर्सन से या स्टेबलाइजमेंट लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया बिना कंसिडरेशंस को लेता है, खाली किसकी सर्विसेज, जब कोई सर्विसेज इंपोर्ट करता है किसी रिलेटेड पर्सन से या फिर कोई भी स्टेबलाइजमेंट, जैसे हमारा कोई ब्रांच अगर बाहर में हो ब्रांच, वहाँ से कुछ सर्विसेज लेता है तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन भी वो सप्लाई कहलाएगा। सपोज मानो सपोज दीपक का यहाँ एक ब्रांच है, ब्रांच यहाँ है, इसका हेड ऑफिस यूएसए में है, इसका हेड ऑफिस कहाँ, यूएसए में। यहाँ से कोई सर्विसेज वो हेड ऑफिस से लिया तो बिना पैसे को लिया फिर इंपोर्ट, तो भी इसको हम क्या मानेंगे जी, सप्लाई मान लेंगे। तो इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज, देखो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज का एक दो केसेस आता है। सबसेक्शंस 1A में कहता है, सबसेक्शंस 1A में कहता है इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज, इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में हो या ना हो, जब इम्पोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज हम ले रहे हैं तब वो क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा। जब इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज विथ कंसिडरेशंस है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस ना हो, फिर भी वो सप्लाई कहलाएगा। किस सेक्शंस के तहत, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शंस 1A के तहत होगा। लेकिन जब इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज कर रहे हैं जहाँ विदाउट कंसिडरेशन, जहाँ पैसे नहीं कर रहे हैं, तो जब जहाँ कंसिडरेशन नहीं है तो कहाँ से होना चाहिए, या तो रिलेटेड पार्टी या अपने स्टेबलाइजमेंट से, तब वो सप्लाई हो जाएगा। किसके हिसाब से, ये शेड्यूल नंबर 1 के हिसाब से, शेड्यूल 1 के हिसाब से। अदर के केसेस में वो सप्लाई ही नहीं होगा, सप्लाई ही नहीं होगा। बस यही था। फ्री सैंपल और गिफ्ट के केसेस में क्या है, देखो फ्री सैंपल और गिफ्ट किसी को देते हैं, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं कहलाएगा। बाई 1 गेट 1 फ्री के मतलब क्या होगा कि एक सामान लिए तो उसमें एक सामान एक्स्ट्रा और फ्री में जो मिला, तो उसमें क्या होता है कि एक कीमत एक ही का लगा, लेकिन एक कीमत में दो सामान क्या हो गया, एक ही कीमत में दो सामान हो गया, उसको क्या मान लेते हैं, एक ही कीमत में दो सामान। तो टैक्स रेट कैसे लगेगा, वो उसमें हम कंसिडर करेंगे कि वो मिक्स सप्लाई है या फिर द कंपोजिट सप्लाई, आगे उसको हम पढ़ेंगे। मिक्स सप्लाई रहेगा तो जो हायर टैक्स रेट रहता है वो लग जाता है। अगर कंपोजिट होता है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है वो रेट लग जाता है, वो रेट लगता है। देखो एक क्विज है, ये क्विज कर लो। मिस्टर बेनकेट हायर्ड अ प्रोफेशनल फर्म बेस्ड इन यूके टू रिसीव to receive the legal consultancy services for his family dispute. Mr. Benkett कहाँ गया ये, मिस्टर बेंकेट है जो एक हायर किया जी प्रोफेशनल फर्म यूएसए में, मतलब इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज ले रहा है, किसके लिए, अपने फैमिली के लिए ले रहा है। इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज हो रहा है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस नहीं हो रहा है। इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज ले रहा है, लेकिन जब बिजनेस में नहीं ले रहा है तो कौन कहाँ कवर होगा, जब बिजनेस में नहीं होगा तो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शंस 1A में कवर होगा। द सर्विसेज रिसीव्ड बाय बेंकेट क्या कहलाएगा, इन केस सच सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय बेंकेट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर देखो पहले कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वो बिजनेस में है और विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है। सेक्शन नंबर सब सेक्शन 1 जनरल रूल में तो नहीं आएगा क्योंकि ना कंसिडरेशन है ना वो बिजनेस पर। सब सेक्शन 1A में देखो, 1A में क्या कहता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंसिडरेशन नहीं है, खत्म ही, 1A में भी कवर नहीं होगा।
शेड्यूल नंबर 1 में देखो कि वहाँ कंसिडरेशंस तो होने चाहिए, कंसिडरेशंस की कोई मैटर नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसिडरेशन मैटर नहीं करता। कहाँ से जी, किससे लेते हैं, न्यू के टू रिसीव, किसी रिलेटेड पार्टी से लिए नहीं लिए, और नहीं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो पहला क्या के केसेस में सब डू नॉट अमाउंट टू द सप्लाई, पहला तो सप्लाई नहीं कहलाएगा। दूसरा फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 1000, अच्छा सर्विसेज लिए कंसिडरेशन है लेकिन बिजनेस में नहीं है, तो सब सेक्शन 1A के तहत वो क्या हो जाएगा, सप्लाई। तो डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई और अमाउंट टू सप्लाई, एक व्यू आंसर हो जाएगा। आगे का शेड्यूल नंबर 2 और शेड्यूल नंबर 3 अब नेक्स्ट क्लास में देखें। आज के लिए इतना है, बाय बाय।